Dear students, once again I welcome to all of you in the 8th lecture on the molecular orbital theory. Students, अभी तक हमने जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है, वो होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए पढ़ी है। यानी जब दो सेम एटम एक दूसरे के पास आते हैं, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, उसके बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और फिर उनमें बॉन्डिंग होती है। अब हम पढ़ेंगे यदि दो ऐसे एटम जो कि सेम नहीं है, डिफरेंट है, यदि वो एक दूसरे के पास आए और एक दूसरे से बॉन्ड बनाए तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए मान लीजिए हमारे पास कोई दो हेटेरोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मींस हमारे पास दो विषम नाभिकीय परमाणु है, मॉलिक्यूल है, जिसमें कि एक एटम ए है और दूसरा बी है। अब ये अलग अलग कैसे हैं? इसमें से मान लीजिए हमने माना कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता ए से ज्यादा है। ठीक है, अब जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसका वेव फंक्शन किसके बराबर है? सी ए शाई ए प्लस सी बी शाई बी, है ना। यहाँ पे सी ए और सी बी क्या है? मिक्सिंग कोफिशिएंट, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ। और शाई ए और शाई बी क्या है? शाई एंड शाई बी, जो ए एटम, शाई ए मीन्स ए एटम का वेव फंक्शन और शाई बी मीन्स बी एटम का वेव फंक्शन। ठीक है, अब हम ये क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, और हमने ये भी मान लिया कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे कि बी जो है उसका थोड़ा सा लेवल नीचे रखेंगे और ए का लेवल थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे। ठीक है, यानी बी की एनर्जी थोड़ी सी हम कम बताएंगे और ए की एनर्जी बी से ज्यादा बताएंगे। अभी तक देखिए जब अपन पढ़ते थे ना, होमोन्यूक्लियर में क्या होता था कि दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल एक ही लेवल में रहते थे, एच मतलब ए एटम के और बी एटम के। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, यानी दोनों के एनर्जी लेवल अलग अलग होंगे। ठीक है, और हम ये भी मानेंगे कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, क्योंकि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो तीन तरीके के ऑर्बिटल बनते हैं: बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो तो कहाँ रहेगा? उस एटम के पास रहेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये मान लीजिए, देखिए इसको मैंने यहाँ पे डायग्राम से बताने की कोशिश की है। ये दो एटम है, एक ए है और एक बी है। इसमें हम ये मान रहे हैं कि बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता ए से ज्यादा होती है। इससे जो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, अब वो सेम लेवल पे नहीं होंगे। मान लीजिए यदि यहाँ पे वो होता ना, दूसरा भी ए ही होता तो यहाँ पे होता, लेकिन अब यहाँ पे बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए बी का जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा सा नीचे होगा और इसका एनर्जी लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच की जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, वो इनका बताएगा कि इसमें आयनिक करैक्टर कितना है। ठीक है, वैसे भी अपन देखते हैं जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है उतना ही ज्यादा उनमें आयनिक करैक्टर होता है। तो ऐसे ही इनमें जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इस लेवल से पता चल रहा है। ठीक है, अब क्या है, इसमें जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो तो कहाँ रहेंगे? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ रहेंगे, और जो एंटी बॉन्डिंग है वो कहाँ पे रहेंगे? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ रहते हैं। इसको ध्यान रखना है ना। अब अपन इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अपन लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें एक कार्बन मॉलिक्यूल एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। अब अपन इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p2, और ऑक्सीजन का होता है 1s2 2s2 और 2p4। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि कार्बन के पास तो क्या है?
4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ऑक्सीजन के पास कितना है 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। इससे जब कार्बन और ऑक्सीजन के एटम मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो टोटल अपने को 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इनमें अपने को एकोमोडेट करने हैं। अब आप इसका डायग्राम देखिए, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, या ये कहो ऑक्सीजन की कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, या ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है ना। इसलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहाँ रहेगा, ऑक्सीजन की तरफ रहेगा, ठीक है। और इसका जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होगी, ये बात ध्यान रखिए, है ना। जैसे मान लीजिए यदि ये ऑक्सीजन का 2s है, 1s को तो अपन के शेल लिख ही देते हैं, मान लीजिए ये ऑक्सीजन का 2s इधर है तो इसमें कार्बन का 2s जो है वो इधर होगा, ठीक है। अब आप ये ध्यान रखिए कि सबसे पहली बात तो कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। हाँ, इसलिए जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कहाँ रहेंगे, ऑक्सीजन की तरफ रहेंगे, और नॉन बॉन्डिंग जो है वो किसकी तरफ रहेंगे, कार्बन की तरफ रहते हैं, और एंटी बॉन्डिंग भी किसकी तरफ रहेंगे, कार्बन के निकट रहते हैं। जनरली ऑक्सीजन के जो ऑर्बिटल होते हैं इनकी एनर्जी दूसरे एटम की एनर्जी से बहुत कम होती है। अब आप देखिए इसमें देखिए इतना ज्यादा डिफरेंस है कि ये जो 2s का जो एंटी बॉन्डिंग है ना, वो p की जो सिग्मा या पाई बॉन्ड बना रहे हैं उससे भी ऊपर हो जाता है, नहीं एस की एनर्जी, इतना डिफरेंस आ जाता है इनकी एनर्जी में, ठीक है। एक यदि यहाँ है तो दूसरा यहाँ, यानी कुल मिला के इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें देखिए जब ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो क्या हुआ, एक ये बन गया 2s ने करा और 2s ने करा, तो एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना और एक ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें आ गए और 2 इसमें आ गए। अब आप आइए पी पे, तो एक बात तो ये ध्यान रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। जैसा नाइट्रोजन का होगा, जैसा मैंने आपको होमोन्यूक्लियर एटॉमिक मॉलिक्यूल में बताया था, उस यदि आप डायग्राम को थोड़ा सा रिकॉल करें तो बिल्कुल वैसा ही डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे आपका CO का बनता है। डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है वो सेम लेवल में नहीं होके इनका जो है लेवल अलग अलग हुआ, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा होता है। अब आप देखिए क्या हुआ, यहाँ पे pz की एनर्जी कम है, ऑक्सीजन की बात होती है ना ज्यादा pz की, और उसके बाद आएगी px और py की, इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है। टोटल आपको 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको एकोमोडेट करने हैं। तो 2 तो आ जाएंगे आपके लोअर pz में जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और दो आपके px में और 2 आपके py में आ जाते हैं, ठीक है। अब आप इसको ध्यान रखिए, 3-4 बातें ध्यान रखिए। एक तो क्या है, इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, इसलिए कैसा है आपका मॉलिक्यूल, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। एक बात तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि सिग्मा और पाई बॉन्डिंग, सिग्मा मतलब ये तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और ये पाई बॉन्ड बनाएगा। सिग्मा और पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑक्सीजन के ज्यादा निकट होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इससे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। और आपका जो ये पूरा कंप्लीटली फिल्ड, ये जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ये, प्लस जो खाली एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो कहां पे आएंगे, कार्बन की तरफ आएंगे, ठीक है। अब
इसका एक और देखिए ये कि CO जो है बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, उपसहसंयोजक पदार्थ बनाता है। हालांकि उपसहसंयोजक पदार्थ के बारे में अपन सेकेंड ईयर में ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। यदि आपने कभी एग्जाम्पल भी पढ़े होंगे उपसहसंयोजक बंध, जब आप इंट्रोडक्शन भी पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा CO मॉलिक्यूल, निकल कार्बोनाइल आपने सुना है ना, कार्बोनाइल जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जटिल यौगिक बनाते हैं। तो उसमें क्या है कि इसमें उपसहसंयोजक बॉन्ड मतलब उपसहसंयोजक बंध का मतलब क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें कि दोनों एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो करते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूट सिर्फ एक ही एटम करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वो डोनर कहलाता है, और जो एक्सेप्ट करता है वो एक्सेप्टर कहलाता है। तो कार्बन के पास ये सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड के पास ये जो एंटी बॉन्डिंग 2s ऑर्बिटल है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, ये दूसरे एटम को दे सकता है, डोनर की तरह काम करता है। और इसके पास ये जो खाली एंटी बॉन्डिंग है, इसमें ये दूसरे एटम से या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो इनको यदि डोनेट करेगा तो डोनर कहलाएगा, और इनमें यदि इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये एक्सेप्टर कहलाएगा, और ये आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा। ये ध्यान रखिएगा, है ना। फिर यदि अपन इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन इसका कैसा होगा, k 1s जो होगा तो k होगा, फिर सिग्मा बॉन्डिंग 2s, और फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s स्क्वायर, देन सिग्मा 2pz स्क्वायर, देन पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py स्क्वायर। ठीक है, ये तो होगा इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। अब यदि अपन इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल अपॉन 2। तो बॉन्डिंग में देखिए कितने, 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स तो किसमें, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स किसमें है, एंटी बॉन्डिंग में। तो 8 माइनस 2 6 डिवाइडेड बाई 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होता है। ठीक है, जब बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है तो इसका मतलब क्या है, इसमें एक सिग्मा और इसमें 2 पाई, क्योंकि पी एक्स और पी वाई दोनों कैसे बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाते हैं, है ना। और इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है, 1.128। अब अपन मान लीजिए इसके एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, है ना। अपन कार्बन मोनोऑक्साइड के एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद ये क्या बन जाएगा, CO प्लस, है ना। एक इलेक्ट्रॉन को अपन ने निकाला तो ये क्या बन जाएगा, CO प्लस। आयन को बनाए तो इसमें क्या होगा, कहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये यहां से, एंटी बॉन्डिंग से। एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है कि एनर्जी ज्यादा होती है, और ये जो है वो सबसे पहले निकलेगा। ये मान लीजिए अपन ने CO का बनाया तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, ये निकल गया। तो अब यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में क्या रहा, सिर्फ एंटी बॉन्डिंग में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन बचता है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर देखिए कितना, 2, ठीक है, 4, 6 और 8 में से बन गया 7 अपॉन 2 मीन्स 3.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और जब इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है,
जब इसकी वो बॉन्ड लेंथ, सॉरी, इसकी जब बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी तो इसकी बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे ये इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने के कारण सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो है वो थोड़ा सा हाई एनर्जी का हो गया। यदि मान लीजिए यदि इनकी बॉन्डिंग सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं होता है ना, तो क्या होता, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, टू एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, क्योंकि क्या होता तब ये आपके 2p(z)² की एनर्जी सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा होती, और तब आपका एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकलता और उसका बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा कम हो जाता CO+ का। लेकिन CO+ का बॉन्ड ऑर्डर में थोड़ा सा इंक्रीज है। ये इटसेल्फ शो करता है कि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s की एनर्जी सिग्मा pz और पाई pz, ये px और py से ज्यादा होती है, तभी ये निकलेगा। और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो फिर कैसे बनेगा, के सिग्मा 2s²। ठीक है, के तो हो गई होगा, सिग्मा बॉन्डिंग 2s², सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s1, फिर सिग्मा 2pz², पाई px² और पाई py², इसका जो है मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो ये था हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और इसमें से यदि अपन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, इसका आयन बना दें, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा। ये मैंने आपको यहाँ पे सारा लिख रखा है।